अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आज की टॉप स्टोरी में भी ईरान और अमेरिका की जंग ही रहेगी, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज्यादा मौजूदात हैं। उस पर हम बात करेंगे। जो नेचुरल इश्यूज हैं, एक्चुअल इश्यूज तो यही हैं जो हमारे मुल्क के हैं, मुल्क के अवाम के लिए हैं। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल सिनेरियो में इस वक्त तमाम टीवी चैनल पर और दुनिया जिससे मुतासर हुई है वो है ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका का हमला। एक नए हमले की तैयारी की जा रही है, ये खबरें हैं। और ये सदर ट्रंप ने इन अदर वर्ड पिछले दिनों एक कलाशन को हाथ में लहरा की भी बात की। और फिर जो समुद्री जहाजों में वो जो फॉर्मेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के करीब आ रही है, उसमें सामान लोड किया जा रहा है। ईरान ने भी कहा है कि अगर इनके ऐसा होता है तो हम इनके समुद्री जहाजों को डुबो देंगे। इस सिनेरियो में, इस कैनवस में अब सिर्फ पाकिस्तान सालस नहीं रहा, लेकिन आज ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान ही सालस रहेगा, क्योंकि फिर भी रूस, मिस्र, तुर्की और ये कतर उसमें शामिल हो चुके हैं। दूसरा हमारा मौजूद होगा कि आज यौम मई है और पाकिस्तान में ये मनाया जा रहा है। अब ढूंढना यह है कि यौम मई की अफादियत क्या रह गई है। क्या मजदूर यहाँ उस किस्म के हकूक का से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल रही है, मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी है, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनके कौन कौन से मजदूर जो है आज से 71 के बाद जो मजदूर हम देखते थे वो वह इस वक्त कहाँ है। फिर यह है कि हम PHA पर बात करेंगे, जो लाहौर में हार्टिकल्चर अथॉरिटी है, पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी। वो देखना ये है कि इस वक्त लाहौर में तकरीबन 800 के करीब उनके पास पार्क्स हैं और उस पर 7,000 मुलाजम काम कर रहे हैं। हैवी बॉडी है, कई असिस्टेंट डायरेक्टर और बड़ी हैवी आप कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन पार्कों की हालत क्या है उस पर भी हमने बात करनी है। फिर आखिरी हमें मौजूद होगा कि ट्रैफिक पुलिस, एक जमाने में ट्रैफिक पुलिस को कहा जाता था कि ट्रैफिक को रवा दमा रखने के लिए। अब इस तरह लगता है कि वो छुप के लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए आसान शिकार के तौर पर जो वो कर रहे हैं, ये पूरी कौम सोशल मीडिया पर देख रही है। हमारे साथ मौजूद है अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून है, राशिद हिजाज साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे उस्ताद भी हैं, और हमारे साथ दूसरे अवामी शिराज अल्ताफ साहब हमारे सियासी पार्टी अवामी तहरीक पार्टी है। तो ब्रिगेडियर अमजद मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आगाज करते हैं अजहर सिद्दीक साहब से। अजहर सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम। अजहर सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही मेरी? अब आ रही, आपकी आवाज तो वैसे भी आ जाती है, इधर कम भी हो तो। अच्छा ये है, पहले तो हमने जाहिर है अभी वो मौजूद हम थोड़ा बाद में करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग का। इस वक्त आज यौम मई है। पाकिस्तान में यौम मई के लिहाज से बाकायदा छुट्टी की गई है। जो हमने 71 के बाद पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, स्टूडेंट यूनियन, बैंकों की यूनियन, बड़े बड़े नाम बशीर बख्तियार, खुर्शीद, गुलाम मीरा कश्मीरी देखे, और मजदूरों के हकूक के लिए डिस्पेंसरियां, शॉप और इस किस्म के सोशल सिक्योरिटी और उनके लिए फ्लैट सिस्टम, और ये देखा हमने। इस वक्त जो पाकिस्तान में मजदूर के हालात हैं उस पर रोशनी डालिए कि हम मना तो रहे हैं लेकिन मजदूरों के लिए कर क्या रहे हैं? बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब। देखिए बेसिकली तो पाकिस्तान एक रफाई फलाही रियासत होनी चाहिए, वो नहीं है, और हमारी तरजीहात कभी भी मजदूर नहीं रहा। रोटी कपड़ा का मकान का नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाया, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, और कितनी पजीराई मिली। क्या ग्राउंड पे हम वो हकूक ले सके? नहीं। उसकी वजह क्या है कि यहां की प्रायोरिटीज जो है ना वो अवाम नहीं है। अभी मिसाल अभी थोड़े दौर में सोच ले जरा, अभी देख लेते हैं। इस वक्त आप अंदाजा लगाएं, भारत बांग्लादेश जंग तो पूरे खित्ते हर जगह है ना, वहां पेट्रोल उतने का ही है, वो नहीं बढ़ा। और हमारे यहाँ वो ये जग्गा टैक्स के नाम पर, मिसाल के तौर पर मैं तो इसको चैलेंज किया हुआ है ना, यानी 254 के करीब इंटरनेशनल बेस प्राइस है और 400 से ऊपर चला गया। तो ये 150 के करीब जगह टैक्स क्या है, चले थोड़ी सी कस्टम ड्यूटी है, 107 रुपए के करीब जो है वो PDL है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। वो किस बात का यार? एक मोटरसाइकिल चलाता आदमी
چلے وہ 1 لیٹر پہ 107 یہ ہو گیا, 2 لیٹر روزانہ چل جاتا ہے نا, جی جی تو 250 روپے کے قریب روزانہ کے دے گا, 30 دنوں میں پیٹرول چلائے گا تو 6,500-7 ہزار کے قریب. تو یہ جگہ یعنی اس پہ آمدن نہیں ہے, یعنی آپ اچھا اس کے علاوہ جو اس نے انڈائریکٹ طریقے سے سیلز ٹیکس دینا ہے, چیزیں خریدنی ہے بازار سے, وہ ایک علیحدہ ہے. لیکن یہ جگہ ٹیکس اس لیے کیا پوری دنیا ہمیں تو بے وقوف بنایا ہوا ہے, اور وہ قصور اس لیے ہے کہ حکومت ہماری جو ہے نا عوام نے, ان کو تو ووٹ ڈالے نہیں تھے, جن کو تو لانے والے لائے تھے, تو انہیں تو عوام کی فکر بھی نہیں ہے, نہ انہیں کو کنسرن ہے کہ ان کے لیے بہتری کے لیے کچھ کر جائے. وہ جو پیچھے فیصلہ سے آ گئے یہ بتائیں کچھ ملک کے لیے بہتر کر دیا, یعنی آپ اندازہ لگائیں. ابھی وہ آپ ذکر کر رہے تھے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کے حوالے سے, میں اس پہ بھی آؤں گا, سوال کریں گے ظاہر ہے اس پر بعد میں آتے ہیں. میں صرف بتانا چاہتا ہوں, یعنی ہماری ترجیحات ذرا سمجھنا ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کے کانٹیکٹ سے کیا ہے, سوشل سیکیورٹی ہم نے بنایا اس میں کتنا کا ایڈوانٹیج دے رہے ہیں, ای او بی اے کے حوالے سے ہمارا ہے وہ پیسے لے کے وہ پیسہ پڑا ہوا تھا, وہ آپ کو پتا ہے وہ پچھلی دفعہ اپنا صاحب کے دور میں وہ بلڈنگیں لے لی تھی ہم نے, یعنی وہاں یعنی ویلفیئر, یعنی آج ہسپتالوں میں جائیں ذرا, حال تو دیکھیں نا, بڑا ذکر کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ترقی, کیا خاص ترقی ہے پنجاب میں, یعنی وہاں کے سکینر وغیرہ یا کوئی چیزیں لگا رہا, یعنی ایڈ سے لوگ مر رہے ہیں, خسرے سے مر رہے ہیں, منکی پاکس سے حالات بڑے بڑے, یہ ہم کرا رہے. سوالات سب کافی ادھر آتے ہیں ون بائی ون کی طرف. یہ شراز الطاف صاحب آپ پاکستان عوامی پارٹی کے ہیں, چیئرمین ہیں, تو مبارک ہو کہ آپ ایک نیا اضافہ بھی ہیں. تو آپ کے خیال آج آپ نے یوم مئی آپ نے منایا پریس کلب میں, مزدور ہے کہاں؟ ابھی جی سر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمت 153 روپے 1 لیٹر کے اوپر حکومت لے رہے, مزدور تو گھر سے نکلے گا مزدوری کرنے کے لیے تو پیٹرول ڈلوا کے یا گاڑی میں بیٹھ کے یا ٹرانسپورٹ میں بیٹھ جائے, مزدور تو گھر سے نہیں نکل رہا, کیا کہتے ہیں؟ سر مجھے یاد آ گیا جالب صاحب کا شعر, حکمراں بن گئے کمینے لوگ, خاک میں مل گئے نگینے لوگ. ایک کامنٹ مجھے بریفلی کرنا ہے, بالکل ٹھیک کہا صدیق صاحب نے کہ یہ تو ووٹ لے کے آئے ہی نہیں. 2018 میں پی ٹی آئی بھی ووٹ لے کے نہیں آئی تھی, اس لیے تب اس کو بھی عوام کی فکر نہیں تھی, اور جو 6 مہینے سال پہلے میں عوام کا مہنگائی سے برکس نکلا تھا, میرا خیال عدد صاحب بار بار وہ بھول جاتے ہیں, مطلب عمر کا تقاضا ہے. بہرحال مزدور کی حالت, وہ پی ٹی آئی تھی, پیپلز پارٹی تھی, نون لیگ ہے, یہ کوئی بھی حکومت تھی, یہ ہیں دراصل غلام محمد, سکندر مرزا, ایوب خان. یہ تو ہسٹری ہوگی نا. اس وقت مزدور کی حالت کیا کمپیریزن یہ کریں کہ ذوالفقار بھٹو صاحب کا روٹی کپڑا مکان کے بعد انڈسٹریلائزیشن ایوب خان کی اور آج کی ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کدھر ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں. سر مزدور تو آج سمجھے زندہ درگور ہو چکا ہے. وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے. یہی ٹارگٹ ہے ان کا کہ اس کے لیے اتنا مشکل کر دو کہ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے بھی نہ نکل سکے. آپ مجھ سے حل پوچھیں, مجھے ایک ہی حل سمجھ آتا ہے کہ یا تو مزدور, طلبہ, کسان, ایک عام پاکستانی جو 90% آبادی ہے, یا تو وہ روز روز مر جائے جو مر رہا ہے وہ, یا پھر ایک مرتبہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو کے ان کے دفتروں کے باہر پرامن طریقے سے, پی ٹی آئی کی طرح پیٹرول بم اور ڈنڈے لے کے نہیں, پرامن ہو کے سڑک بلاک کیے بغیر. ہمارے چیف منسٹر پنجاب صاحبہ جنہوں نے 11 ارب کا جہاز لیا ہے, گیلانی صاحب نے 9 کروڑ گاڑیاں لی ہیں, ان کے دفتروں کے باہر پہنچے, کبھی شاید کوئی ان پہ جھوٹ نہیں. جی راشد جاز صاحب تو بڑا ایک جو عوام کو کہہ رہے ہیں, میں نے تو کل دیکھا کہ اگر تیل مہنگا ہو گیا تو جس طرح عوام ڈنڈے کھا کھا کے اس تشدد کے بعد نکلنے کی کوئی ضرورت ہے. مجھے صرف یہ تو آپ ذرا کمپیریزن کریں, آپ تو بہت زیادہ ہسٹری کو جانتے ہیں, آپ نے وہ جلوس دیکھے, لاکھوں بندوں کے ہر شہر میں جلوس, چہرے پر خوشی اور مطالبات. کیا اس دور میں اپنے مطالبات کے لیے مزدور کو آپ سمجھتے ہیں کہ نکل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اقبال شاہد صاحب. پہلے تو میں اظہار مسرت کروں کہ آپ کے ساتھ بہت عرصہ بعد ہم بیٹھے ہیں, اچھی یادیں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ. آپ نے بڑا برننگ ایشو اور برننگ ڈے پہ اٹھایا. یہ یوم مئی تاریخی ہسٹوریکل ڈے ہے کہ مزدور کے حوالے سے ہم دن منا رہے ہیں. اگر کوئی زندہ قوم ہو, اگر ہو کہیں بھی معاشرے میں, تو ہر دن مزدور کا ہونا چاہیے. مجھے بتائیں کہ مزدور کی محنت کے بغیر کون سا معاشرہ چل سکتا ہے, کون سی سوسائٹی چل سکتی ہے؟ جس گھر میں آپ رہتے جس گھر میں رہتا ہوں, یہ بتائیں کسی مزدور کا اگر اس میں دستے ہنر شامل نہ ہو
اس کی محنت شامل نہ ہو تو کوئی گھر کا مکین کسی گھر میں رہ سکتا ہے؟ اس گھر کی بنیاد سے لے کر چھت تک مزدور کا خون پسینہ شامل ہے. یہ بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، انڈسٹریز، کارخانے، سڑکیں، جو کچھ بھی ہے انفراسٹرکچر ہے، اس کے ساتھ اگر مزدور کی محنت شامل نہ ہو، مزدور کا پسینہ شامل نہ ہو، تو بتائیں کوئی آسائش حاصل ہو سکتی ہے؟ کوئی زندگی کی ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں؟ بنیادی تقاضا یہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مزدور کو ہمیشہ وعدوں پر کیوں ٹرہایا گیا؟ مزدور کو ہمیشہ طفل تسلی کیوں دے؟ خواہ وہ سیاسی پارٹی ہو، جیسے کہ شیراز نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ ہر سیاسی پارٹی نے مزدور کو خواب دکھائے اور مزدور کو استعمال بھی کیا، مزدور کے نعرے بھی لگائے مانگ، اور پھر خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کا آپ نے بھی ذکر کیا، ان کے منشور میں شامل ہے. پہلی دفعہ باقاعدہ مزدور کو ایک زبانی طور پر صحیح تسلی دی گئی، اس کو اپنی قوت قرار دیا گیا، اور ہے بھی اس میں شک بھی کوئی نہیں، لیکن اس قوت کو اہمیت نہیں دی گئی. استعمال کرنا اور بات ہے، لائٹ ٹیشو پیپر استعمال کر لیا، نعرے مزدور پر ڈٹ کے لگاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈٹ کے نعرے لگائے گا، اس سے پڑھ کر لگا کوئی نہیں سکتا، نعرے خوب لگائے. اب کہیں نظر آتی ہے، جو بتایا آپ نے جو بات کی، لاکھوں کے جلوس نکلتے تھے، لیکن وہ ہوتا ہے آپ کی حریت فکر بھی ہو، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن. آپ کا جو آئینی حق، وہ آپ کو ایک حوصلہ دیتا ہے، آپ کو وہ راستہ دیتا ہے جدوجہد کا، جس میں جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں، ریلیاں بھی ہوتی ہیں، ہنگامے بھی ہوتے ہیں، مطالبات بھی ہوتے ہیں. یہ انسان کا، اور یہ تسلیم شدہ حق ہے، UN کا تسلیم شدہ حق ہے کہ مطالبہ کرنا، احتجاج کرنا، جلسہ نکالنا، جلوس نکالنا، آزادی اظہار رائے جسے کہا جاتا ہے. یہ اس کی انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے حکمران بھی زبانی انکار نہیں کر سکتے، لیکن عملی تقاضے مختلف ہیں. اب وہ نہ احتجاج کی اس کو اجازت ہے، نہ جلسوں کی ہے، نہ جلوس کی ہے. یہ ایک منفی آپ نے تو اس کی خدمات کا ذکر کیا ہے. ریاست جو ہے، آپ دیکھیں گے بوڑھے آدمی کے لیے سوشل سیکورٹی کیا ہے، بچے کے لیے کیا ہے، اس سے بڑھ کر بات کی ہے. شیلٹر نہیں تو شیلٹر. اب تو بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر میں بات کر رہا ہوں، جو بنیادی حق ہے. اب یہ آگے سہولتوں میں آتا ہے، سہولتیں تو نہیں مل رہی. آپ جتنے اشتہارات دیے جا رہے ہیں شیراز صاحب پراپیگنڈے کے، اتنی رقم کے برابر اس مزدور کو یا غریب آدمی کو اس کا استحقاق نہیں دیا جا رہا. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا، ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. اظہر صاحب، جی اظہر صاحب، ہیلو، سلمان ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی، آواز آ رہی ہے، بولیں آپ. اچھا یہ بتائیے کہ اب میں PHA کی طرف آتا ہوں. PHA اس وقت لاہور میں بیوٹیفیکیشن کے لیے، آپ کو پتا اس کی ذمہ داریاں کہ لاہور کو خوبصورت رکھا جائے. تقریباً 7,000 ملازم ہے کم و بیش جو میں نے دیکھا ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ 800 کے قریب ان کا 813 پبلک پارک ہیں، گرین بیلٹس ہیں، راؤنڈ اباؤٹس ہیں. صورتحال اس میں یہ ہے کہ کروڑوں روپے کے پودے لگتے ہیں، اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب ان کی حفاظت جو ہے وہ نہیں کی جاتی، پودے جو ضائع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی جگہ لگائے جاتے ہیں. اس پر کچھ سجیشن آج ہم لینا چاہتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سجیشن دی جائے کہ ایک تو پارکوں کو بچایا جائے. کہ بڑی عید آ رہی ہے، لوگ علاقے کے جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں وہاں بکرے باندھتے ہیں، لیلے باندھتے ہیں، اور سارا کھا جاتے ہیں، اور جو کوئی محلے دار کہے تو ظاہر ہے وہ اس کے وہ گلے پڑ جاتے ہیں. اور PHA اس پر کوئی کسی قسم کی سیکورٹی نہیں دیتا. اس پر ذرا بات کیجیے گا. اب تو پیرا بھی آگے محکمہ در محکمے بنتے جا رہے ہیں، پراپرٹیوں کو کس نے بچانا ہے؟ اقبال شاہ صاحب، وجہ ہے کہ ہماری یاداشت کمزور ہے. ہم چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بڑے ہوئے ہیں، نہ ہمیں سیاست آتی ہے، نہ ہمیں اخلاق آتا ہے، اور ہمارا مسائل کچھ اور ہے. لیکن وہ جس دن سمجھ جائیں گے نا، اس دن یہ ملک آگے نکل جائے گا. ہر کسی کو، انسان کو اپنے حق کی جو ہے نا، اپنے شمع جلانی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم باتیں تو بہت سی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. آپ نے اتنا بڑا امپورٹنٹ ایشو اٹھایا ہے. لاہور باغوں کا شہر تھا، آج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک جواب چھوٹا سا آپ نے دے دیا پیرا کی شکل میں. یہاں وابڈا تھا نا، وابڈا کو ڈی بنڈل کیا، جنریشن کمپنیاں بن گئی، ٹرانسمیشن کمپنیاں بن گئی، ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بن گئی. اب ایک پولیس تھی نا، پولیس سے یہ پیرا بن گئی اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ پولیس ہی سارا کنٹرول کرتی تھی. ہم نے نا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس اتنے بڑھا دیے. پولیس میں تو 10 ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں. ایک پولیس ہے، ایک ان میں اسپیشل پولیس ہے، ایک ان میں آپریشنل ہے، ایک CCD ہے، ایک CTD ہے، اینٹی رائٹ فورس ہے. اپنا CCD نے کوئی بولا ان میں سے؟ کوئی CCD نے 1000 بندہ مار دیا ہے، 1000 بندہ. وہ مسئلہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں.
ये भी आपके सामने पीएचए को मेरे से ज्यादा कौन जानता है। अभी एक ना वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना रहे हैं जल्लो पार्क के सामने, 53 करोड़ रुपए का। कितने का? यानी पीएचए का काम पार्क मेंटेन करना है और 8 या 9 पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं। यार ये पीएचए ने तो लूट मार की हुई है। मेरा बस चले तो पीएचए खत्म कराएं। ये तो असूली तौर के ऊपर लोकल गवर्नमेंट का काम था। पीएचए अभी तो मैंने गुजरावाला के अंदर पार्कों के अंदर दुकानें बन रही थी, वो रुकवाई है मैंने। क्या बात कर रहे हैं आप? ये नालायसा महकमा है जिसने लूट मार रखी हुई है। यानी आप आ जाए अभी रेस कोर्स के आ जाए बाहर, वहां कितने रेस्टोरेंट बन गए और कई मैसेज आते हैं जहां पैडल कोर्ट बन रहे हैं। क्या ये पीएचए कर रहा है? ये पार्क मेंटेन कर रहे हैं इसने। ये तो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के तहत बैठकर पार्क मेंटेन करे। मैंने तो नया कानून तजवीज किया था हाईकोर्ट के सामने, अब जो कि 26 से 27वीं तरमीम के बाद अदालतों की हैसियत ही कोई नहीं रहने दी है। बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं को जा ही नहीं सकता। हालत ये हो चुकी है यहाँ पर बैठकर कोई एहतसाब नाम तो बता दे 3.5-4 साल में जो करप्शन की अमार है वो एक ही करप्शन नजर आती है, तोशाखाना इमरान खान के अलावा। ये 11 अरब का जहाज है, 17 खत लिखिए मैंने कि बताएं ना कहां से है। अच्छा वो क्या, वो 2-4 लाइटें दिखाते हैं पंजाब में तरक्की आए ना, अस्पतालों में जाकर दिखाता हूं मैं आपको कि जहां पीआईसी में हजारों लोग आते हैं और उनको बारी नहीं मिलती। मैं उस दौर में आ रहा, मैं दिखाता हूं भैया अपना स्कैन मशीनें नहीं चल रही वहां पर, यहाँ पर कैंसर के हवाले से मसाइल डेंटल अस्पताल में वो भी प्रोग्राम करेंगे। फिर जी आजादी साहब, हमने देखना है कि सजेशन भी देनी है कि कम से कम वो अगर इन करोड़ों चीजें रुपए लग रहे हैं आवाम के कौम के, वो इंक्वायरी अलग बात है, लेकिन हमने देखना है कि उनको ये भी तो हमने बेचें कि अपने पौधों को बचाएं, आप सिक्योरिटी का इंतजाम करें। आप सिर्फ हर साल लगाना मकसद नहीं है कि कोरोना पर लगने का हिफाजत भी तो करनी है ना, उसके लिए कोई फोर्स बनाए। बल्कि ये साहब की बात ठीक है कि यहाँ फोर्स है, वो कारपोरेशन होती थी, ना आरडी की कोई जरूरत है ना कोई पीएचए की जरूरत है। कारपोरेशन के अंडर ये डिपार्टमेंट सारे जमाने में होते। अब पीएचए के मतलब थोड़ा सा बताइए कि करेंगे क्या। देखें बादशाह साहब, माशाल्लाह आपका भी उसी तजुर्बा है, अमली तौर पर भी इंतजामी तौर पर भी। अब फोर्स की जरूरत नहीं है, फर्ज की जरूरत है, फर्ज शनासी की जरूरत है, फर्ज अदा करने की जरूरत है, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। अब ये जैसे बताया आपने कि 800 पार के हजारों मुलाजम है, तो ये फोर्स ही है ना, इससे बुरे काम लाए, इनसे काम लें। काम किस चीज का लें? जिस काम के लिए ये मुतय्यन किए गए हैं, जिस काम के लिए इनकी तैनातियां हुई हैं, इन्होंने घरों में रखे हुए हैं, घरेलू मुलाजम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, साहब के घर में मौजूद हैं, और भी फिर पार्क में काम कहाँ इन्होंने करना है। फिर पार्क देखें, बात यह है कि पौधे फूल ये तो कुदरत के मज़ाहिर है, ये तो वैसे ही फर्जामेज एक काम है अगर किया जाए। और आप देखें आपके घर में अगर ये प्रोवाइड कर दें तो एक बादशाह साहब ये 100 पौधे 100 गमले आपको भेज रहे हैं, 90 गमले तो लाजमी काम करेंगे। शिराज साहब को भेज दें 50, जनाब अपने घर में ये लगाएं, डेफिनेटली वो 40 में काम करेंगे। हर बंदे को 10-10 20-20 पौधे पहुंचाएं उन्हें और दें। 7,000 मुलाजिम हैं कि क्या करना है इन्होंने। तो जब गली गली महल्ले बड़े घरों में और बहुत सारे मोहल्लों में जगह मौजूद है जहां पर गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, वहां पर ये शजरकारी की जा सकती है। ये टैंकियां जो वाटर पानी की बनी हुई हैं, फिल्टर बने, उसके साथ बेशुमार जगह और पानी भी मौजूद होता है। आपने तजवीज की बात की थी, वहां पर लगाई है, गमले लगा दे छोटे। मेरा सवाल ये है कि वो भी बात ठीक कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो जिस तरह ये मॉडल टाउन है, अपने आर्मी के एरियाज हैं, कैंटोनमेंट है, वहाँ लोग सिविल करते हैं। हमारे जो लोकल जिसको हम सिविलियन कहते हैं ना, बड़ी अफसोसनाक बात ये होती है कि हम खुद ही उनकी लड़ाइयाँ करते हैं। और ये है कि वो जब ये बड़ी ईद आती है तो जानवर अंदर लेके आ जाते हैं। अब पीएचए को सजेशन तो मैं तो कहते दे चुका हूं, तो आपकी वो सिक्योरिटी का मुश्किल मौजू है। जब ये त्यौहार किसी भी मुआशरे में आते हैं, त्यौहार को मुंजबित करने के लिए मामला होने चाहिए। इसका पीएचए के बुनियादी फराइज जो है ना, मैं बात वो कर रहा हूँ कि वो उन्होंने शजरकारी करनी है, उन्होंने पौधे फूल जैसे इन्होंने बागों का शहर अजहर साहब कह रहे थे, तो बागों का शहर बनाए ना, उसका अहया करे। और बागात आप देखें, पुराने बागात में जाकर देखें, यकीन जाने अफसोस होता है कि जब उन बागात में हम पहले सैर किया क्या माहौल हुआ करते थे, देखभाल ही कोई नहीं। शराज साहब की तरफ आते हैं। शराज साहब, आप तो डिसिप्लिन आके मेरा थे, मैं सच्ची बात हुई, मैं इस पर स्टडी कर चुका हूँ। पिछले दिनों मैं इधर निश्चर टाउन में गया हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पार्क जहाँ बिल्कुल गंदगी के ढेर से वहाँ घास है, तो कोई ना कुछ हिफाजत कर रहा है, गार्बन पी रहा है, से अभी लोग डरे हुए हैं।
लेकिन डिपार्टमेंट अंदर डिपार्टमेंट बनाए चले जाना, फिर आखिर का ये भी कुछ साल 6 महीने में ये भी उसी तरह के हो जाएंगे, उसी तरह जिस तरह डिपार्टमेंटों का हाल होता है। कहने का मकसद है कि अगर कहीं कोई पार्क बना हुआ है तो लगाना तो है, जैसे कह रहे हैं जाहिद साहब, उसकी हिफाजत के लिए मैकेनिज्म आपकी नजर में क्या है? सर मेरे ख्याल में सिद्दीक सर बिल्कुल ठीक कहा कि लोकल गवर्नमेंट का काम है। आप लाहौर की करीबन 430 यूनियन काउंसिल है, हमारी आबादी करीबन लाहौर की 2 करोड़ से ज्यादा है। अफसोस की बात है ना नून लीग की प्रायोरिटी लोकल गवर्नमेंट रही, ना पीटीआई की प्रायोरिटी लोकल गवर्नमेंट रही। ये तमाम जो जिसे आप बरतानिया में फौज की तो है ना, फिर होते हैं कि जो आगे डिक्टेटरशिप आ गई है, वो तो आगे करवाते हैं। आप ना परफॉर्म करते हैं, कर्जे आप फौज की सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप वाकई पॉलिटिकल लीडरशिप है तो आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत लाए नहीं यहाँ पे, वो इस चीज को ठीक करें, चाहे वो अंदर प्ले ग्राउंड हैं, पार्क्स हैं, स्कूल है, डिस्पेंसरी है। ये काम लोकल गवर्नमेंट का है, प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ब्लैकमेल होता है एमपी एमएनए से, मैं आपकी खबर में इजाफा कर देता हूँ। अब लोकल गवर्नमेंट में जितने हजारों मुलाजिम हैं उनके पास कोई काम नहीं रहा। ये वेस्ट मैनेजमेंट, आपको पता है कि मुल्तान डिवीजन में डेरा गाजी का 27 तहसीलों का कितना ठेका हुआ है, 90 अरब रुपए का। और ये उसके डिपार्टमेंट, वो जो ठेकेदार है तलाश करें कौन है। एक डायरो के बड़े अफसर हैं, हमारे कमिश्नर साहब दोस्त हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि सही काम करें, उसने कहा तुझे भी ट्रांसफर कर देंगे। अगर मैं तेरा चिराग हूँ जलाए जा बुझाए। अजहर साहब ये वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, क्या उनसे पता? अजहर साहब, हेलो अजहर साहब, इस पर आप रिसर्च करें कि ये वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ये मुझे पता है। सर जितने डिपार्टमेंट देखे आपने खुद कहा कि क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ से पूछना चाहता था कि कारपोरेशनें जो हैं, लोकल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, तहसीलों में भी हैं, जिलों में भी हैं, उन पर हजारों मुलाजिम है जो पहले सफाई करते थे, उसको बेहतर किया जा सकता था। और ये नहीं है कि साथ वेस्ट मैनेजमेंट का तलाश तो करें। आप बड़े अवामी केस करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, जो पिछले दिनों एक से 27 तहसीलों के हमारे डाटा आया था, मुझे किसी कमिश्नर ने बताया था 80 से 90 अरब रुपए का ठेका है 27 तहसीलों का, तो बाकी 147 तहसील है पूरे पंजाब में। मुझे बताइए कारपोरेशन के बैठे हुए हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट वाले बकरे पैसे ले रहे कमा रहे। आप यही तो रोना है मेरा। हमारे मुल्क का सत्यानाश देखना, मैं तो लेके गया हूं ना। अभी मुझे बताएं, आज से कोई 20-25 साल पहले मुझे याद है सैनिटेशन फी लगाई सफाई का। तो मैंने कहा भी आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, वो किस बात का ले रहे हैं? रोड टैक्स ले रहे हैं, किस बात का ले रहे हैं आप गाड़ियों के चलाने की रजिस्ट्रेशन फी और वो सारा कुछ ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? वो नहीं लगा। अब वो चूंकि वो कंपनियां चला रही है ना, पंजाब लिमिटेड, पहले 56 कंपनियां बनाई थी, मैंने चैलेंज किया था उस वक्त, लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी का ठेका। अब तो आप कोई 70 अरब की बात करते हैं, ये कोई 300 अरब के ठेके हैं जो इन लोगों के पास जाना है, जो इनकी जेबों में जाना है। यानी मां सिवाय पैसे बनाने के, आप गौर तो करें ना कि ये ही वो लोग हैं जिनके दुबई में, पूरी दुनिया में जायदादें हैं। पाकिस्तान 5वां बड़ा इन्वेस्टर है वहां, जहां के लोग गरीब हैं, पैसा कहां से है? यही वो लोग हैं। और हमने आंखें बंद करके बैठ गए, हमारे जो बादल के साथ जो करता थे, कुछ 3.5-4 साल में बताएं को केस, ये 11 अरब का जहाज आपके सामने आया ना, इतना बड़ा फ्रॉड है, आप सोच नहीं सकते। जरा जाके और अभी हमारी चार में आ रहे जाल के पीछे पड़ गए। नहीं मैं तो जाया करते थे। अच्छा एक मिनट रुके, अब ट्रैफिक की तरफ आती है। ये मुझे बताइए कि ये इसका जो एस्टिमेट मुबैना तौर पर जो कहा था, इसको 11 अरब रुपए का उसको टारगेट दिया गया था, ये कानून उसके बाद बने हैं कि आप 5,000 से कम जुर्माना नहीं, अब सुना है पता नहीं कम कर रहे हैं। इस वक्त मैं भी आ रहा था, मैं देखा कि पुलिस कांस्टेबल या कोई अफसर वो घात लगा के बैठे होते हैं, जिनकी उनका काम है ट्रैफिक को रवा दवा रखना, या इंसान को देख के कि हैबिचुअल क्रिमिनल है, किसी का रहम भी करना है कि 400 का तेल डलवा के, आज एक बुजुर्ग को घंटा पड़ रहा था तो उसने कहा 400 का तेल डलवा के 5,000 कहां से दूं? ये बताइए कि ट्रैफिक पुलिस को कोई रिफॉर्म की जरूरत है या चलता रहना चाहिए? देखिए गुजारिश ये कि जो कुछ हो रहा है ना, इसे आप एक अफरा तफरी भी कह सकते हैं, सिस्टम और निजाम नहीं कह सकते। अफरा तफरी क्या है कि ऊपर से ऑर्डर आ गया, ऊपर कौन बैठे हुए इनसे बात करें, ऊपर से ऑर्डर आ गया, ऊपर से क्या ऑर्डर आया कि आपने पैसे इकट्ठे करके देने हैं, तो कैशकोल पकड़ा दो उनको,
ज्यादा पैसे मिल जाएंगे इन लोगों को, गरीबों को। और खास तौर पर ये जो मोटरसाइकिल वाला तबका है, बादशाह साहब काबिल तरस है। एक तो आपका फर्ज बनता है स्टेट का उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे, वो आप दे नहीं रहे उसको, या बंदोबस्त अगर कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से बेचारे कहीं दूर दराज से आते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर खुद दफ्तर की तैयारी करते हैं, दफ्तर से वापस आते हैं, फिर बच्चों को लेना होता है, बच्चों को वो तो खुद एक कसाब में मुब्तला होते हैं। मुहज़्ज़म माशरों में बच्चों को स्कूल ले जाना स्टेट की जिम्मेदारी है, बच्चों को तालीम देना स्टेट की जिम्मेदारी है। हमारा आइन भी कहता है, हमारा आइन भी कहता है कि 15 या 16 साल की उम्र तक उस वक्त का आइन की बात कर जी, जब ये 26वीं साल तरमीम के पहले के आइन की बात अभी मौजूद, वो शिक कायम है, वो तलफ नहीं हुई है, वो जायल नहीं हुई है, उसमें तरमीम नहीं आई है, बाकायदा मौजूद है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, उससे तो आंखें बंद की। आईनी जिम्मेदारी है। अगर आइन से आप नहीं अमल करते हैं तो उनको दफा 6 लग सकती है। लेकिन बात यह है कि उनको तो आपको ग्रांट देनी चाहिए कि जनाब आपने हमारी ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी भी आपने उठा ली हुई है, तालीम की जिम्मेदारी भी आपने उठा ली हुई है, तो हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, सैल्यूट भी करते हैं, बड़ी आपकी मेहरबानी। आपने उनको मुजरिम बनाया हुआ है और उनकी जेब में जो जमा पूंजी गरीब बंदे के जो मोटरसाइकिल सवार बच्चे अपने लेकर जा रहा है, वो तो काबिल तरस है। एक तो आप पेट्रोल के जरिए इसके पैसे लूट रहे हैं, दूसरे जुर्मानों के जरिए उसको जिबा कर रहे हैं। क्या करें मुझे बताइए कि कल हमारी एक तंजीम है बहुत बड़ी पुरानी मैटरनिटी एंड चाइल्ड, वो फातिमा जनाब, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह रही थी कि मुझे तो रोना आ रहा है कि 40,000 हम तनख्वाह देते हैं बच्चों को, तो 20,000 का तेल खर्च होता है, हम कोई डोनेशन लाएं। मैं ये कह रहा हूँ शराज साहब कि ये ट्रैफिक पुलिस को कोई आपकी पार्टी कोई तजवीज पेश करेगी या कोई लोग बड़ा तंग है, मैं समझता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि कई दफा मोटरसाइकिल सवार और चेंगी ये भी वायलेशन बड़ी है। क्या करें सर? इसमें एक तो ये है कि गवर्नमेंट सबसे पहले तो एक थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करे, अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू करे, वार्निंग प्रोग्राम भी शुरू करे, इसको टाइम दे, पब्लिसाइज करे सोशल मीडिया पे। उसके बाद आप एक स्टेज के बाद जाए कह सकते हैं जी कि आपकी वायलेशन पे हम ये जुर्माना करेंगे, वो लेन वायलेशन है, आपकी पोल्यूशन वायलेशन है, इसके ऊपर और चीजों पे। लेकिन ये जो आपने काम शुरू कर दिया है कि मैंने जहाज लेना है 11 अरब का या मैंने कर्जों के सूद देने हैं, लिहाजा आप चालान गर्दी करें, ये दहशत गर्दी है मौशी। एक मोटरसाइकिल वाला जिसने सही कहा कि 40,000 तनख्वाह है, मैं कहता हूँ कई लोगों की तनख्वाह तो 25,000 भी एक बात है यहाँ लाहौर में को तो है नहीं। बिल्कुल, वो बेचारा कहाँ से पेट्रोल डलवाए या चलान बाहर से लंगर से रोटी खा कहाँ से लेगा वो? तो ये मेरा हल जो आप कहते हैं ना इकबाल शाही साहब, जब तक ये निजाम नहीं बदलता तब तक ये निजाम के एजेंट नहीं जाते। अगर साहब ये जो टारगेटेड यानी रिकवरी है ये तो आपको सबको पता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो तो हमारे गांवों के देहातों के हमारे जैसे छोटे मोटे भाई हैं, गरीब हैं, वो भी नहीं तरस करते कि कोई आदमी आता है यार उसकी शक्ल भी शरीफ आदमी है, बूढ़ा आदमी है या कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं लगता, वो भी घात लगा के बैठे होते हैं। क्या करेंगे आप? बादशाह साहब, जो कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में अल्लाह ताला का शुक्र है पूरे ये भी चैलेंज मैंने किया हुआ। अच्छा, यानी 16 अरब रुपया सिर्फ 4 महीने में इन्होंने कलेक्ट कर लिया। और कभी हम माल रोड पे जाके रो देखिए, कभी साइकिल आ रही है, कभी मोटरसाइकिल आ रही है, कभी चिंगशी रिक्शा आ रहा है, लेन वायलेशन पे 8,000 रुपया, जेबरा पे 10,000 रुपया, और वहां यानी ट्रैफिक सेंस ही नहीं। आप यूरोप पूरे दुनिया में आप भी फिरे, मैं भी फिरा, फिर वहां तो बाकायदा ऑर्गेनाइज ट्रैफिक है। इस तरह साइकिलें मोटरसाइकिलें नहीं चलती है जो ये पाकिस्तान के अंदर है। और फिर दूसरी बात यह है कि इनका काम ट्रैफिक, मैंने अभी आज ही मैंने दरखास्त तैयार की है, मैं कल फाइल कर रहा हूं दरखास्त ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर। इनका काम ट्रैफिक मैनेज करना है, ये पैसे इकट्ठे करना नहीं। यानी हर जगह लूट मार का बाजार गर्म कर चुके हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पीडीएल में 2,000 अरब रुपया इकट्ठा किया आपने अवाम की जेबों में डाका डालकर, एक साल तो कोई बोलने वाला नहीं है, सड़क पे आने के लिए है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार मार के अदमुआ करके उनका, और वो लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई उनको एस्टैब्लिश, भाई अगर एस्टैब्लिशमेंट उनको लेके आई थी तो ये हाल कर रहा था उनका। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट अगर लेकर आई थी तो मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मिन हैसल हमारी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से डिक्टेटरों की जमात रही है, वो उन्हीं के लिए काम करती रही है, नवाज भी रही है, तो उन्हें तो सूट करता है, एस्टैब्लिशमेंट को भी सूट करती है ऐसी जमात जिसने बोलना नहीं, जो अगर बाथरूम भी जाना है पूछ के जाना है। यानी इनकी हालत क्या है, यानी अपने क्या बता दे कोई फैसला। मैं एक आप बिजली की कीमत कितनी होगी कभी सोचा आपने? यही 56 रुपए 60 रुपए
यूनिट जा चुका है। नहीं क्या नहीं किया है? वो तो पार्लियामेंट में कामर अली आगा ने 102 यूनिट का 35,000 बिल लाया, हाँ जी। तो उसने कहा कि ये टैक्स होगा, तो ये तो इसको दुम्बा कहना चाहिए कौम को, इसको कंज्यूमर ना कहें। नहीं 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 बादशाह साहब, जो समझने वाली बात है, मुझे दुख और अफसोस इस बात का है, मुझे वो याद आती है तो एक वो अपना ना बादशाह ने बड़ा जुल्म किया, कौम ना बोले तो वजीर आज़म ने कहा देखिए मैं क्या करता हूँ, हफ्ता गुजरा, उसने क्या आए बादशाह साहब मैं लेके चलता हूँ। उसने क्या किया, उसने ना शहर में आने जाने वालों के लिए ना लाइनें लगा दी और जूते मारना शुरू कर दिए। जब राजा सलामत पूछे तो पूछा क्या हाल है, उन्होंने कहा या तो लाइनें बढ़ा दे या जूते मारने वाले बढ़ा दे। हमारा तो हाल ये है। सदीक साहब इस बात को ना, इस आपकी बात को बड़े एहतराम से, मसलन मैं इसलिए थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ कि कौम जो है ना वो रोजी रोटी में तशद्दुद से या अदलिया से इंसाफ की ना होने की वजह से नहीं काम कर सकते। ना इकबाल शाही साहब, मैं देखिए आपसे तो मेरी मुलाकात जादी हिजाजी साहब बैठे हुए हैं, एक वक्त था कि हम इकट्ठे मुख्तलिफ चैनलों में बैठा करते थे। मैं तो अब आपके सामने बताने लगा, ध्यान से सुनना है आपने, इन्होंने क्या किया कौम के साथ। इन्होंने अदालतों से, मैं पहले पिछले फाइल किया करता था, बहुत रिलीफ मिलते थे, यानी अभी ऑर्डिनेंस के जरिए चालान लगाया, उससे कर देना चाहिए था अदालत को, नहीं किया। उसकी वजह क्या है, पहले आईनी बेंच का चक्कर ड्रामा किया, फिर आईनी अदालत बना ली। अच्छा वो चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होना चाहिए। अब हालत क्या है, वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस बेंच बना रहा है। फिर कहा सूबों में आईनी बेंच बना, कोई सूबों में तो आपने जजेस उठाकर ट्रांसफर करके वो मारे हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। यानी 3 जजेस की मिसाल आपके सामने, जो बोलने वाला खड़े हो, मैं रोजाना फेस करता हूं। जहां गया है, यहाँ जो फौजदारी केसेस सुनते हैं, जो दीवानी केस सुनते हैं, वो कौंसिल जज बन गए हुए हैं। मैं हैरान होता हूं, और जो काम करने वाले जज उनको काम, यानी इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जहां के 1.5-2 लाख रेटें फाइल होती थी, पिछले साल सिर्फ 76,000 है, और दरवाजे बंद करने के लिए 1,76,000 एतराजात हैं। अब हाईकोर्ट जाना तो कहते हैं GRC पे जाए, ग्रीवियंस रिडेंशन कमेटी को बाद जाकर धक्के खाए हमारे पास। यानी हालत ये है कि हमारी और हम इतना पैसा दे रहे हैं जुडिशरी के हवाले से, लेकिन अवाम को रिलीफ क्या है। और यहाँ गया है, देखिए अवाम को भी तो कहीं आना है ना। तो याद होगा, अगर आपने तो दौर देखा हुआ है यूब का, जब आटे का पोजीशन क्या हुई थी, अवाम किस तरह सड़कों पे, आज देखे आज हम सोच नहीं सकते, गरीब आदमी मर रहा है, तालीम मुफ्त नहीं है। तालीम बता दे कहां मुफ्त रहेगी, नजर आ रही है आपको कहीं पर? कहीं आपको रोजी रोटी, पेट्रोल आपके हाथ से निकल गया, महंगाई अब देख रहे जितना पेट्रोल बढ़ाया है इन्होंने, और उससे महंगाई 200 गुना बढ़ गई है। अब ये वापस आएगी? कभी नहीं वापस आनी है महंगाई, जो मर्जी कर ले। ब्रेक की तरफ जाने दो नाज़रीन, हम देते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका और इसराइल का जो ईरान पर हमला है, तो नई तैयारियां कर रहे हैं, इसका क्या होगा। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद, और हम बात करेंगे इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला जो अक्टूबर 2025 में भी, और उसके बाद अमेरिका के सदर ने ऐलान किया था कि हम सारी क़यादत को खत्म कर दिया है, लेकिन बाद में जंग जीत गए हैं, उनके सारे इंस्टॉलेशन तबाह कर दिए हैं। फिर दोबारा जब उन्होंने हमला किया, उस वक्त जिनेवा में मुज़ाकरात हो रहे थे। ये ईरान और अमेरिका की जंग, सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग कहना मैं समझता हूँ थोड़ा सा नहीं सही। ये जंग सारी दुनिया से सदर ट्रंप लगा के बैठा हुआ कि हर आदमी मुतासर, यानी आपने हुर्मुज़ का बंद करना और उसके आगे उसका खुद नाका लगा लेना, ये पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। और अमेरिका क्या चाहता है, कोई भी दुनिया का मुल्क उसकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। इवन धन की यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी परेशान है। उन कई मामला पर यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल एक साइडलाइन करके उनका हुक्म नहीं माना, तजवीज़ भी नहीं मानी। अब नई जो फॉर्मेशन हो रही है, सदर ट्रंप कहते हैं कि मैं जीत चुका हूँ, उनका 90% हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, बहरी जहाज सारे तबाह कर दिए हैं, उसकी क़यादत को ख़त्म कर दिया, हम जंग जीत चुके हैं। तो जीत चुके हैं तो फिर दोबारा हमलों की तैयारी किस लिए हो रही है? जी राशिद जायद साहब। जी, आपका जो आखिरी फिक्रा है यही बॉटम लाइन है कि अगर जीत चुके हैं तो फिर हमले की, जीतने के बाद तो जश्न होता है, फतह का ऐलान होता है, फतह के जनरल आ जाते हैं, तो फिर ये सारे पैंतरे बदलने। और देखिए ट्रंप इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी कुव्वत है, सुपर पावर है, बड़ा चौधरी है। अगर कुछ मुझे इजाजत दें तो बड़ा बदमाश भी मैं कह सकता हूं, अगर कोई गैर पार्लिमानी अपना समझे। बदमाशी क्या होती कि ये जंग किसने शुरू की है? कोई ईरान ने शुरू तो नहीं की,
اور جو کہتے ہیں مذاکرات، تو اس وقت جب اس پہ جنگ مسلط کی گئی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے تو اس وقت مذاکرات ہی ہو رہے تھے، اور مذاکرات کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی تھی کہ ٹھیک ہے معاملہ سیٹل ہو رہے ہیں، تو پھر جنگ کرنے کے بعد پھر مذاکرات، جب مذاکرات بھی پہلے ہی ہو رہے تھے تو اس وقت راستے کو آگے چلنے دیتے، تو وہ بھی کس کا اقدام تھا؟ اسرائیل کا تھا، امریکہ کا تھا، یہ دونوں کا مل کر تھا، اور اس سے سمجھا یہ گیا جیسے آپ نے کہا، اور جس کے وہ دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے قیادت کو مار دیا، نو ڈاؤٹ کہ ان کی ہلاکت ہوگی، لیکن مرے وہ نہیں، وہ قوم زندہ ہو گئی۔ اقبال شاہد صاحب، امریکہ نے دیکھ لیا کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے، مرنا شکست نہیں ہوتی، بعض کو آپ مرنا، میں تو مزاحمت کی سپر پاور ایران کو کہتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں، مزاحمت بتا دیا کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے پوری، اور اکیلا ایران اکیلا ہے، کوئی دوسرا ملک اس کے ساتھ اس طرح نہیں بتا، ٹھیک ہے باقی ہم دردیاں ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، پس پردہ بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن فرنٹ پہ کوئی بھی نہیں ایران کے ساتھ چل رہا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو موقف انہوں نے اپنا دیا اس پہ استقامت کا مظاہرہ کیا، پوری شہادتیں ہو گئی، وہ ہلاکتیں کہتے ہیں، ہم شہادتیں کہتے ہیں، اور میں تو اس میں میری کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں صحیح ان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ شہید ہیں، کیونکہ کچھ بھی ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مارے گئے ہیں، ان پہ حملے ہوئے ہیں، کوئی اعلانی جنگ بھی نہیں ہوا تھا، اور اعلانی جنگ کی وجہ بھی کوئی نہیں تھی، کوئی مخاصمت نہیں، امریکہ کہاں بیٹھا ہے، دوروں میں دور ایران بیٹھا ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے ہمسائے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ہمیں تو پورا اس کا ادراک بھی ہے، پورا اس کا احساس بھی ہے، اور میں اس سے آگے بڑھ کر رکھوں گا انشاءاللہ، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں اقبال شاہ صاحب نے ہم نے پروگرام کیا، آپ کو یاد ہوگا حافظے میں ہم کہا کرتے تھے جب عراق پہ تباہی آئی اور اس کے ساتھ شام تھا، اور اس سے پہلے یہ آپ کے جو اسلامی ممالک لیبیا ان کو نشانہ بنایا گیا، تو ہم یہ کہتے تھے عراق کے بعد اب ایران کی باری کے پاکستان کی، آپ ذرا حافظے پہ ذرا زور ڈالیں، اسی طرح ہمارے آپ کے پروگرام ہوتے تھے، یہ سوال اس پر بھی اٹھائے جاتے تھے کہ اب عراق کے بعد کس کی باری، پہلے پاکستان یا پہلے ایران؟ تو پہلے ایران آ گیا نا، تو اقبال شاہ سے پاکستان اس سوالیہ نشان پہ کھڑا ہے، ایسا ہی ہے، سوال کھڑا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران ہمارا بھی دفاع کر رہا ہے، ایران صرف پوری دنیا کے لیے ایک حوصلے کی علامت بن گئی، ہمسائیگی والے پہ دیکھیں، آپ ہمارا تو کر ہی رہا ہے، آپ کے گھر کے ساتھ آگ لگی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ ہمارا بھی دفاع کر رہا ہے، کل اگر وہاں فری ہینڈ مل جاتا ہے امریکہ اور اسرائیل کو تو آپ پاکستان کو محفوظ سمجھیں؟ نہیں، بالکل ساتھ ہے، افغانستان میں پہلے ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں، ہمارے شمالی بارڈر، مشرقی بارڈر پہلے ہی ہمارا اصلی دشمن ہے، تو پھر ہمارے لیے کون سی صورت؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھل کر ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ایسی بات نہیں قوم کھڑی ہے، قوم نہیں بلکہ آپ تو دیکھیں یورپ کے جو ممالک ہیں جو اتحادی تھے، اس کے نیٹو کے اتحادی تھے، اس نے امریکہ کو کہہ دی تم غلط کر رہے، کیا تم کر رہے ہو، کیوں یہ جنگ لڑ رہے، وہ بھی چھوڑے۔ امریکہ کے اندر جو لیٹسٹ سروے ہوا ہے 63%، 63% لوگوں نے اختلاف کیا ہے ٹرمپ کی پالیسی کا، یونائٹڈ اسٹیٹ میں، امریکہ نے، امریکیوں نے، اور اتنا بڑا مظاہرہ امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو کہ ٹرمپ کے خلاف 80 اور 90 لاکھ۔ لیکن یہ بات صحیح ہے، لیکن ایک اور سوال ہے کہ جو اس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں اس میں دو قسم کے اسکول آف تھاٹ چل رہے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں جی کہ سعودی عرب، قطر اور یہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس کے بھی ہم اس کو بتا دیتے تھے وہ ہماری پروٹیکشن نہیں کر سک رہا۔ لیکن دوسرا سوال بھی ہے، ان کیس امریکہ کو یہاں ڈیفیٹ ہو جاتی ہے جو کہ ابھی تو بہت دور ہے، ان ممالک کے اندر پھر اور طرح کی تحریکیں اٹھنے کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب امریکہ جو ان کے لیے ضروری بھی ہے۔ نہیں، جو آپ فرما رہے ہیں نا، آپ کی ظاہر آپ بھی صاحب بصیرت شخصیت ہے، اور یہ جو معاملہ وہاں اندر ایک تو بادشاہوں کے معاملات ہیں، عمراء کے معاملات ہیں، سلطانوں کے معاملات ہیں، شہزادوں کے معاملات ہیں، وہ اور ہیں جو عوام کے معاملات ہیں، وہ تو ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں کیوں ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں، اور غیر محفوظ بھی اس صورت میں کہ امریکی وہاں پر بیٹھے ہوئے 50,000 تو باقاعدہ فوجی ہے نا بابر بھی، ان کو ریلیونٹ کی طرف آتے ہیں۔ حملہ جو ہے اس وقت صورت یہ ہے کہ اس پر بحری جہازوں کے اوپر ایمونیشن لوڈ کیا جا رہا ہے، فوجیوں کو ایران کے ان جہازوں کے اوپر بھی لوڈ کیا جا رہا ہے، اور خطرہ جو ہے ایران کو نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو انفارمیشن ہے، آج ڈرون بھی وہاں انہوں نے گرائے جو ڈیفنس سسٹم ہے، یہ ٹھیک ہے کہ رشیا ان کو کس قسم کی انفارمیشن سپورٹ فیلحال دے رہا، چائنا بھی، لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے پرسنٹ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ حملہ ہوگا؟ اقبال شاہ صاحب دیکھیں، جب بادل آتے ہیں نا تو وہ پیشین گوئی ہوتی ہے، اس میں کہیں بارش بھی ہوگی،
क्या दर्जा हरारत बदलता है तो पता चलता है कि मद्देनजर होगा ठीक है। मौसमी हालात में। तो ये एक पेशबीनी है, कोई ऐसी आपको अजूबे की बात नहीं, जब सामने एक सूरत हाल है। और खास तौर पर एक हवाला जरूर है कि उसकी पेशगोई करना शायद मेरे लिए तो मुमकिन नहीं, कि जो सुबह कुछ और बयान होते हैं, शाम ठीक को कुछ और बयान होते हैं, जब पैंतरे बदलते हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। शराज से पूछते हैं क्योंकि टाइम कह रहे हैं। जनाब साहब आप बताइएगा आपकी क्या दानाई कहती है कि वो ठीक है, ट्रम्प को कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, ये है वो, तो 2016 में मैं सुन रही थी, लेकिन वो जो उसने उस वक्त भी किया वो करके दिखाया। अपने भतीजे से 4 दे के गया पैसे, सऊदी अरब से ले गया, फिर उसने $1 बिलियन ले लिया, उसको 460 लिया था। अगर प्रिडिक्शन सारे कार्य थे, प्रिडिक्शन इसकी जीतने की मैंने की थी। ठीक है सर मेरे ख्याल में नेतन्याहू की पास चाबी है ट्रम्प की। यही देखेंगे ट्रम्प फर्स्ट टर्म में आया तो उसने खत्म कर दिया वो जो मुआहदा 10-12 साल लगा के अमेरिकन इंतजामिया ने किया था, न्यूक्लियर वाला, ओबामा वाला। ठीक, अब ये बाइडेन नहीं माना हमला करने में, ट्रम्प तैयार हो गया नेतन्याहू के कहने पे। वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, ब्लैकमेलिंग थी, जो भी था वो तैयार हो गया हमला करने पे। मेरे ख्याल में आज जो खबरें आई हैं, जो आपने जो बताया, ये सब लोग सुन रहे हैं, 50% से ज्यादा चांसेस हैं दोबारा हमला करने के। अल्लाह ना करे ये हो, क्योंकि जिस तरह सही कहा जाजी साहब ने, हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमसाए हैं। मेरे ख्याल में हमारी जो कोशिश है कि ये दोनों तरफ एक मुकम्मल सीज फायर हो जाए, बदमाशी खत्म हो अमेरिका की, ईरान के साथ ट्रूस हो जाए, ये दुनिया के लिए भी, ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। हालात तो ऐसे ही हैं जो आप हमारा पैनल बता रहा है, लेकिन ये भी है कि पाकिस्तान उसमें एज आर्बिट्रेशन या सालिसी का जो किरदार अदा कर रहा है। आज फिर सदर ट्रम्प ने यही कहा है, और फिर ईरान के जो सदर हैं ये कहा कि हमारा जो बातचीत अगर होगी तो वो पाकिस्तान के जरिए ही होगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है और सोचने का मुकाम है। मुझे लगता है यही है कि पाकिस्तान की आला क़यादत इस पर अपनी दानाई और अपनी इस किस्म की जो सफारती कोशिशें हैं उनमें कामयाब होगी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।